आज का हमारा लेसन नंबर 6 है बिजनेस इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज में, जिसमें हम अपने मार्केट स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर रिलेटेड 5 वीडियो डल चुकी हैं, जिसमें हमने सिर्फ मार्केट के बारे में पढ़ा, फिर परफेक्ट कंपटीशन को उठाया, उसके फीचर्स समझे और फिर परफेक्ट कंपटीशन के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझी। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम समझा है कि टीआरटीसी अप्रोच से, और आज हम इक्विलिब्रियम समझेंगे एमआरएमसी अप्रोच से। बात क्लियर हुई है? तो ये जो कोर्स है ये कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल है। चलिए देखते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म थ्रू एमआर एंड एमसी अप्रोच। हम टीआर और टीसी अप्रोच ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं जस्ट उसका ब्रीफ दे देती हूँ आपको। ये था आपका टीआर का कर्व, ये आपका था टीसी का कर्व। यहाँ पे आपका टीसी बड़ा है किससे? टीआर से। तो बेटा ये लॉस का पॉइंट था, और इस पॉइंट पे यहाँ पे आपका टीसी बड़ा है टीआर से, ये भी आपका लॉस का पॉइंट था। और इस गैप में ये जो लाइन है आपकी, ये टीआर है और ये टीसी है। तो जहां पे सबसे हाईएस्ट गैप था वो आपका कौन सा था? इक्विलिब्रियम पॉइंट। बेटा यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप कम है, यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप कम है। जहां पे सबसे हाईएस्ट गैप था वहां पे आपका टीआर टीसी के बीच का जो गैप था, दैट इज प्रॉफिट, वो मैक्सिमम था, और वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, ये हमारा टीआरटीसी अप्रोच है। बट आज हमें कौन सी अप्रोच पढ़नी है? एमआर एंड एमसी अप्रोच। देखते हैं क्या होती है। ठीक है, चलिए। The first condition for the equilibrium of the firm is that marginal cost be equal to marginal revenue. अगर आप एमसी और एमआर की अप्रोच के हिसाब से कंडीशंस देखें, देयर आर 2 कंडीशंस कि कैसे हमारी फर्म इक्विलिब्रियम में आएगी अगर हमें एमआर एमसी अप्रोच पढ़नी है। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा? पहली कंडीशन ये है कि हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो किसके इक्वल होने चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट के। ये देखो लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। However, this condition is not sufficient since it may be fulfilled and yet the firm may not be in equilibrium. वो कह रहे हैं ये कंडीशन बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। हो सकता है ये कंडीशन सिर्फ फुलफिल्ड हो जाए कि एमआर एमसी के इक्वल आ गया, बट तब भी मतलब तब भी फर्म जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे आई। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि देयर आर 2 कंडीशंस फॉर द फर्म टू बी इक्विलिब्रियम। ठीक है, in figure we observe that the condition MCMR is satisfied at point E star, yet clearly the firm is not in equilibrium. बेटा देखो, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। वो क्या बोलना चाह रहा है? वो कह रहा है कि एक, मैंने अभी आपको पहला पॉइंट क्या बताया? मैंने आपको अभी ये बताया कि एमआर एमसी के इक्वल है। ठीक है, मैंने बनाया वाई एक्सेस, मैंने बनाया एक्स एक्सेस। हमें पता है कि ए आर और एम आर और पी इज इक्वल टू द सेम, वो सेम लाइन पे लाई करते हैं। ये हम ऑलरेडी परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ चुके हैं कि प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। ये क्यों? मैंने उस दिन भी अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो टी आर होता है उसके बीच का जो चेंज होता है वो कांस्टेंट रेशियो से होता है, इस वजह से एम आर सेम रहता है। ए आर जो होता है वो क्यों सेम पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है? क्योंकि जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट रहता है। कहाँ पे? आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। इस वजह से ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। इसके नेक्स्ट वीडियो में ना मैं फिर भी आपके लिए ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगी कि पी, ए आर और एम आर कैसे बनाए गए थे, या रेवेन्यू कर्व्स वाली वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, अलग से। चलिए देखते हैं। ये डायग्राम समझ आ गया ये कैसे हुआ? अच्छा, फिर ये क्या है हमारे पास? एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब बेटा देखो, मैंने मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाया। ये आपको कॉस्ट कर्व्स में बताऊंगी कि ये जो कर्व होता है वो यू शेप्ड क्यों होता है। मैंने वैसे भी बताया था कि जितने भी कर्व्स यू शेप्ड होते हैं, ये मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें कॉस्ट कर्व रिलेटेड आया हुआ है, एमसी और एसी के बीच का रिलेशन, उसमें मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, वो जरूर देखिएगा। जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है वो बेटा यू शेप्ड होता है। इवन एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो या एवरेज कॉस्ट बोलो, बात एक बराबर है, ये भी यू शेप्ड होता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहता है कि जैसे जैसे आप अपने फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर वेरिएबल इनपुट लगाते जाते हो, तो शुरू के टाइम पे तो आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे, बट फालतू का जो इनपुट लगे जा रहा है फिक्स फैक्टर के ऊपर, उसके बाद रिटर्न्स कम आएंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है। इस वजह से हमारा जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं वो यू शेप्ड के होते हैं। बेटा ये एसएमसी का मतलब होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और एसएटीसी का मतलब होता है शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। अभी हम शॉर्ट रन पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट आ जाओ ई और एक पॉइंट आ जाओ ई स्टार। बेटा मैंने आपको पहली कंडीशन क्या बताई? एमआर किसके इक्वल होगा? एमसी की। जहां जहां एमआर एमसी को कट कर रहा है वहां देखो, ये रहा एमआर
और ये रहा एमसी जो ब्लैक लाइन जा रही है। बेटा देखो एमसी और एमआर यहाँ पे कट कर रहे हैं ई स्टार पे, और फिर से एमआर और एमसी यहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को ई पे। तो देखो देर आर टू इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। पहली कंडीशन मैंने बताया एमआर इज इक्वल टू एमसी, तो वी आर गेटिंग 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट ई डैश है। बट अभी उसने क्या लाइन बोली थी, अभी मैंने जो आपको लाइन पढ़ाई थी वो ये थी कि फिगर में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एमसी और एमआर जो है वो कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। किस पॉइंट पे, ई स्टार पे। देखो ई स्टार पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ना, एमआर इज इक्वल टू एमसी। बट yet clearly the firm is not in equilibrium, तब भी firm equilibrium पे नहीं है। since profit is maximized at xe is greater than xe star। बेटा देखो अगर एम आर एम सी यहाँ पे इक्वेट होते हैं तो हमारे पास आउटपुट कितना होता है, एक्स सी स्टार या डैश या कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये होता है तो कितना आउटपुट सेल करती है फर्म, एक्स ई सेल करती है। वो ये देखता है कि फर्म अगर जितना ज्यादा आउटपुट बेचेगी तो उसको रेवेन्यू उतना ज्यादा मिलेगा, और अगर रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज्यादा होगा ना बेटा। प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में डिफरेंस। अगर रेवेन्यू मुझे सारे आउटपुट को बेचकर 10 रुपए मिल रहा है और कॉस्ट मुझे लग रही है 6 रुपए, तो 10 रुपए में से 6 गया तो 4 रुपए बच रहे हैं। बट सारे आउटपुट्स को बेच के मुझे रेवेन्यू मिल रहा है 50 रुपए, क्योंकि आउटपुट का लेवल बेटा ज्यादा हो रहा है। यहाँ मैं मान लो 2 आउटपुट्स बेच रही हूँ, 2 यूनिट्स बेच रही हूँ और उससे मिल रहे हैं मुझे 10 रुपए, और यहाँ मैं बेच रही हूँ 10 यूनिट और उससे मिल रहे हैं मुझे 50 रुपए। कॉस्ट मेरी क्या लग रही है, अगर हम कॉस्ट देखें तो कॉस्ट तो मेरी लग रही है 40 रुपए, तो मिला ना 10 रुपए का प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट हुआ ना। मेरी बात समझने वाली ये है कि हमें पर यूनिट ऑफ आउटपुट अगर हम ज्यादा बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट भी उसके हिसाब से ज्यादा मिलता है। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पहली कंडीशन होती है वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती, क्योंकि अगर हम पहली कंडीशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 2 इक्विलिब्रियम बनते हैं जहां एम आर एम सी को टच करता है। मैं आपको फिर भी डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये मेरा एम सी, ये मेरा एम आर, सॉरी ये मेरा एम सी, ये मेरा एमसी। एमसी यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम बना रहा है क्योंकि यहाँ एमआर किसके इक्वल है, एमसी के, और एमसी एमआर के यहाँ पर भी इक्वल में है। तो बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये भी हुआ और ये भी हुआ। बट इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम आउटपुट को बेचने पे। बेटा यहाँ वो आउटपुट बेच रहा है इतने यूनिट्स का और यहाँ वो आउटपुट बेच रहा है इतने यूनिट्स का। जहां प्रोड्यूसर मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट बेचता है वहीं पे उसका मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट होता है। इसलिए ये वाला पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा और ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं माना जाएगा। इसी वजह से हमारी जो पहली कंडीशन होती है वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती, क्योंकि अगर वो सफिशिएंट कंडीशन होती तो दोनों एप्लीकेबल होते। ये बात समझ आई है, ठीक है। अब आगे पढ़ो। द सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स दैट द एमसी में बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एमआर का। और सेकेंड कंडीशन ये है कि जहां पे एमसी ने एमआर को कट कर दिया उसके बाद से एमसी का जो स्लोप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, राइजिंग। राइजिंग मतलब एमसी बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। बेटा देखो अब यहाँ पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ और अब इस पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट की बात करूं तो एमसी कर्व घट रहा है, ये देखो एमसी नीचे आ रहा है ना, और एमआर स्ट्रेट है। और अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट से एमसी ऊपर जा रहा है, या इस पॉइंट से पहले की भी बात करूं तो एमसी बढ़ता हुआ आ रहा है और एमआर अभी भी कांस्टेंट है। एमआर दोनों के केस में कांस्टेंट है, बट पहले वाले ई डैश के केस में एमसी घट रहा है और ई वाले केस में एमसी बढ़ता हुआ आ रहा है। और सेकंड कंडीशन हमारी ये बोलती है कि एमसी जो होगा वो क्या होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के पॉइंट ऑफ टाइम पे एमसी क्या होना चाहिए बेटा, राइजिंग पे होना चाहिए। इसी वजह से क्या है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा माना जाएगा, ई पॉइंट। बात क्लियर हुई है मेरी। अब इसमें एक और लाइन थी जो मैंने छुड़वा दी थी, सिंस प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एट एक्स ई इज ग्रेटर देन एक्स ई डैश। बेटा देखो ध्यान से, एमसी ने एमआर को कट किया ई पॉइंट पे। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बनाती, ये देखो मैं एक बार दोबारा बनाती हूँ, ये देखो ये है एक पॉइंट ये रहा इक्विलिब्रियम और एक पॉइंट ये रहा इक्विलिब्रियम। जहां एमसी एमआर को कट कर रहा है वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, ये एमसी कर्व है ना, ये देखो यहाँ पे इधर आओ, इसमें डायग्राम में दिखाती हूँ। ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, ये नीचे से जा रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, ये मेरा जा रहा है नीचे से एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है बेटा। अब इस पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट पे ये मेरा क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट। बट बेटा जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बन रहा है ना, हमने उससे लाइन खींची, फिर इसको थोड़ा सा ना आप ऐसे बनाओ। ये देखो बेटा,
यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मेरा टोटल कॉस्ट है, बट अगर मैं इस पॉइंट से नीचे की बात करूँ तो बेटा ये, हाँ, तो बेटा अगर मैं एवरेज कॉस्ट कर्व बनाती हूँ वो भी यू शेप्ड का होता है, तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम कट किया मैंने उससे लाइन खींची, जहाँ एवरेज कॉस्ट कर्व का बनाएगा ना वो बेटा टोटल कॉस्ट कर्व होता है, और ये जो एरिया होता है ना एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे का एरिया, वो टीआर का एरिया होता है। तो बेटा यहाँ केस में टीआर जो है वो टीसी से बड़ा है। ये आपका केस ना मैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब समझाऊंगी ना तब भी समझाऊंगी। जस्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो उसने लाइन बोली ना कि एक्सी के केस में प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है और एक्सी डैश के केस में जो प्रॉफिट है वो कम है, क्योंकि बेटा एवरेज टोटल कॉस्ट, जो कॉस्ट प्रोडक्शन जो गुड को बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रही है बेटा वो इस केस में इस इक्विलिब्रियम के आउटपुट में वो कॉस्ट नीचे है, जबकि इस लेवल ऑफ आउटपुट पे जो कॉस्ट है वो ऊपर जा रही है। मेरी बात समझ आ रही है? डिफरेंस देख रहे हो कि एवरेज कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो एवरेज तो फॉल हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम ही तो होगा, कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, और रेवेन्यू ऊपर, रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट का कर्व नीचे जा रहा है। बट इस केस में रेवेन्यू का कर्व नीचे है और कॉस्ट का कर्व ऊपर जा रहा है, जिस वजह से जो प्रॉफिट का मार्जिन होगा वो हमेशा यहाँ पे लेस होगा और यहाँ पे ज्यादा होगा। बात क्लियर हुई है? ये देखो इन्होंने प्रॉफिट का ये जो स्लैश करा हुआ है ना ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ये आपका तब होता है फर्म जब बेटा ये देखो ये वाला एरिया जो होता है ना पूरा ये वाला एरिया जो बना रही हूँ ये टीआर का एरिया है, और ये वाला जो एरिया ना ये वाला ये टीसी का एरिया है। यहाँ पे देखो टीआर और टीसी के बीच में जो ये वाला शेडेड रीजन आ रहा है उसको बोलते हैं प्रॉफिट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टीआर माइनस जो टीसी होता है वो पाई होता है, पढ़ा था ना हमने। यही कंसेप्ट है इसके पीछे का। दो कंडीशन क्लियर हुई है? अच्छा, अब इसमें एक चीज ये भी याद रखनी है कि अगर एमसी एमआर से कम होगा तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा, फर्म को वो पुश करेगा कि आप आउटपुट को एक्सपैंड करो। अगर आपका एमसी एमआर से बड़ा होगा तो टोटल आउटपुट तो ऑटोमेटिकली कम होगा और फर्म को अपनी प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यहाँ कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। यहाँ कॉस्ट कम है बट रेवेन्यू ज्यादा है, उसकी वजह से फर्म ये सोचती है कि अच्छा और भी तो रेवेन्यू मिल सकता है अगर हम आउटपुट ज्यादा बेचे, इसलिए वो अपने आउटपुट को एक्सपैंड करती है। बट जहां ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वहां प्रॉफिट क्या हो जाता है बेटा? मैक्सिमाइज हो जाए। ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देती हूँ। जहां एमसी कम होगा, ये बेटा इस केस में देखो एमसी यहाँ बड़ा है एमआर से तो यहाँ तो लॉस है। जहां एमसी और एमआर इक्वल हो गए वहां आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड है। क्लियर हुआ है मेरा पॉइंट? बाकी का जो, सो मच गाइस फॉर लिस्टिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। पसंद आएगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।